वेलकम टू ट्रिनिटी आईएएस। मैं आप लोगों के बीच में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट शेयर करूंगा बच्चों, जो कि बीपीएससी का रहने वाला है। आप लोगों के साथ हमने टेलीग्राम चैनल को स्टार्ट कर दिया है और अभी जो हमारी क्लासेस हैं यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपको दी जा रही हैं और इसके बाद हमारी ऐप बन रही है जिस पे आपको बहुत ही नॉमिनल फीस पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है कि सिर्फ क्लासेस को आपने कॉन्टिन्यूटी में व्यू करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है और लेटर ऑन इन्हें ज्वाइन करना है। तो चलिए जी, मैं आप लोगों के बीच में इस सब्जेक्ट को लेकर आया हूं। हमारा आपसे वादा है कि 110 से ज्यादा क्वेश्चंस हम आप लोगों के बीच में ऐसे लेकर आएंगे एग्जाम में, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आते होंगे और आपके एग्जाम में जो मार्क्स आने वाले हैं वो नॉलेज ओरिएंटेड भी रहने वाले हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। मैं आप लोगों के बीच सीए धीरज खरबंदा लेकर आया हूं एक फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, आप सभी देखेंगे, फिस्कल पॉलिसी एंड रेवेन्यू। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड आप लोगों के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ऐसे ही हमने टॉपिक वाइज एग्जाम क्वेश्चंस को कवर किया है, जिसे मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा और आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आइए जी, विच इंडस्ट्री एम्प्लॉयज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। बच्चों, आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि हमारी जो कंट्री है हमने यहां पर 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। एक हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्चरी सेक्टर। बच्चों, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, जहां पर हम माइनिंग कर रहे हैं, जहां पर हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है जो कि नेचर पर डिपेंडेंट है। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जब ग्रो करता है किसी भी कंट्री में तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उस कंट्री में स्टार्ट हो जाती है। और हमारा थर्ड सेक्टर जो है वो है सर्विस सेक्टर। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, सिंस इंडिपेंडेंस की बात करें, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो मेजर पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बच्चों प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। बट इसमें से शिफ्ट हो रहा है, अब लोग टर्चरी सेक्टर की तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। हमें क्या करना है हमारी कंट्री में? हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं हमारी कंट्री में जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट आप करिए, कोई मना नहीं करता है। बच्चों, इंपोर्ट करने से होता क्या है, फॉरेन करेंसी जो है वो हमारी कंट्री से बाहर जाती है। और फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आती कहां से है? हम तो आईएनआर में अर्न करते हैं। हम उस आईएनआर को कन्वर्ट करवा के परचेस करते हैं फॉरेन करेंसी और उस फॉरेन करेंसी से पेमेंट करते हैं हम आउटसाइड इंडिया। तो हमें क्या चीज इंपोर्ट करनी है यह भी हमें देखना होगा। रादर देन इंपोर्टिंग गुड्स, हम क्या करते हैं, गुड्स इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में बेच देते हैं। ठीक है, आपका एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए यह ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर आप रादर देन गुड्स परचेस करने के आप वहां से टेक्नोलॉजी परचेस करें, मशीनरी परचेस करें, हाउ टू प्रोड्यूस मशीनरी, एक टेक्नोलॉजी लेकर आए और उस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करें, तभी तो हम कहेंगे ना मेड इन इंडिया। हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमें गुड्स बनाने हैं जो कि भारतीय हों, जो हमारी कंट्री में बनाए गए हों। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा। तो यहां पर बहुत सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल वे में आप लोगों के साथ रखने वाला हूं। तो यहां पर जो मेरा मोटिव है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेक्टर पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पुराना अगर हम बात करें तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री एम्प्लॉयज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। बच्चों, यहां पर इंडस्ट्री का नाम आ रहा है, यहां पर सेक्टर का नाम नहीं आ रहा है। और अगर सेक्टर का नाम आता तो आप बोलते प्राइमरी सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रही है? अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो बच्चों हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, सी ऑप्शन, टेक्सटाइल सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्रोवाइड की है, चाहे हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें। और अगर हम इकोनॉमिक्स सर्वे 2022-23 की बात करें तो बच्चों 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। कौन से सेक्टर में मिली है जी? टेक्सटाइल। फर्स्ट आंसर क्या हो चुका है जी? सी, टेक्सटाइल। तो हमारा आंसर क्या हुआ है जी? हमारा आंसर है सी, टेक्सटाइल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द
ओल्डेस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया? अगेन द आंसर इज सेम, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो आइए जरा इसका आंसर भी हमारे सामने आ चुका है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। थर्ड, इन विच ईयर वॉज जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्टेड इन इंडिया? सबसे पहली बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, यह जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है। जीरो बेस का मतलब क्या होता है? जब आप अपना टारगेट लेवल अगेन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच। मान लीजिए आप लाइफ में कोई काम करने जा रहे थे और आपका जो टारगेट, फॉर एग्जांपल हमने सोचा था कि 90% हमारे मार्क्स आने चाहिए, बट किसी कारणवश हमारे मार्क्स नहीं आ पाए और हमारे मार्क्स आते हैं 50%। और हमारा जो एग्जाम का क्लियरिंग क्राइटेरिया था वो था कि 60% आएंगे तो आप पास माने जाएंगे, वरना आप फेल हैं। तो मुझे बताइए, इस केस में आपने पूरी मेहनत की, आप जो चाह रहे थे कि 90% आएंगे, बट आपके तो 60% भी नहीं आए, आपके आए हैं 50%। तो इस केस में क्या करें? हम छोड़ दें अपना दोबारा से मेहनत करना? हमें अपने विजन की तरफ, गोल की तरफ ओरिएंटेड रहना है। आपको फिर से स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना है। बात समझ में आ रही है? जब आपको लगे कि आपके पुराने प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक काम नहीं कर रही है, पुराने तरीके से आपने जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली है, तो आप अपना प्लान चेंज करिए रादर देन दी गोल। गोल चेंज कर देंगे तो सब चीजें चेंज हो जाएंगी, बट अगर आप प्लान चेंज करेंगे, आप जाने का रास्ता चेंज करेंगे। मान लीजिए आपको कहीं पहुंचना है और रास्ते में जाम लग रहा है और पहुंचना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, हम कोई ऑल्टरनेटिव वे यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? रोड नहीं तो रेल नेटवर्क यूज करेंगे, या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम एयर नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने प्लान्स को जीरो से स्टार्ट करिए, ऐसे हमारी गवर्नमेंट भी करती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1983। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है जी? कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 1983 में जीरो बेस्ड बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया और उसे यूज करना स्टार्ट किया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When was gender based या जेंडर बजटिंग इनिशिएटेड इन इंडिया? बच्चों, आपको पता है हमारी कंट्री में अब जेंडर बायसनेस को खत्म किया जा रहा है। अब मेन वुमेन सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। इवन ट्रांसजेंडर्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन से बजट में इस चीज को लेकर आई थी? हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी यूनियन बजट 2005-2006 में। बात समझ में आ रही है? तो अब हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है? इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। और इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना है। और हमारी तो गवर्नमेंट का मोटिव भी है सबका साथ सबका विकास। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the core industry in India? बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए there are 8 core industries। 8 core industries में कौन कौन सी हैं? क्या आप लोग जानते हैं? बताइए प्लीज, कौन कौन सी हैं 8 core industries? कोल है, क्रूड ऑयल है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट है, और बताइए कौन कौन सी है हमारे पास? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रिसिटी है? यस। कोल? यस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? यस। तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये 5 में से 3, 8 में से 3 नाम लिखे हैं, 5 और हैं जो कि हमारी कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। कोर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जिनका मेजर योगदान है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। ओवरऑल की अगर हम बात करें, जो रेवेन्यू जनरेशन करती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंट्री की डेवलपमेंट में जो मेजर रोल प्ले करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोर का मतलब क्या होता है? जिसके बिना हमारा यह काम पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना, एक मीटिंग में कोर मेंबर अगर प्रेजेंट नहीं है तो यह मीटिंग हम नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इन 8 इंडस्ट्रीज को लेकर हमारी गवर्नमेंट चलती है और इनके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है। आगे चलते हैं जी।
तो इसका आंसर हमारा क्या है जी? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, the combined weightage of 8 core industries in the index of industrial production, कितना है इनका योगदान? तो ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लर्निंग क्वेश्चन है, तो लर्न कर लीजिए इसे। 40.27%। तो क्या आंसर है जी इसका? 40.27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। The base year of index of core industries has recently been changed to। बच्चों अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हमारी गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन ईयर को चेंज किया था, टैक्सेशन में भी और यहां पर भी। अगर हम यहां पर बात करें तो 2004-5 से लेकर के इसे चेंज कर दिया गया है और अब बना दिया गया है 2011-12। और अगर हम बात करें बच्चों टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर होता था कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, सबसे पहली बात, ये दोनों चीजें कंपेरेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है 2002-2003 में और आज आप उसे 2024-25 में बेच रहे हैं, तो सोचिए जिस प्राइस पर आपने पहले परचेज किया था, तब तो उस समय दाम कितने कम हुआ करते थे, तब रुपये की वैल्यू क्या हुआ करती थी। जो आप तब 10,000 रुपए से ले सकते थे, वो आज आप 10,000 रुपए में नहीं ले सकते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। तो इन दोनों चीजों को कंपैरेबल करने के लिए हम करते हैं इंडेक्सेशन। और आपको बता दूं, 23 जुलाई 2024 का जो बजट हमारी कंट्री में आया है, हमारी गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन अलाउड बंद कर दी है। फिर उसके बाद उसमें लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन आए, चेंजेस आए, और उसमें यह बताया गया कि जो चीजें आपने, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज आपने 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की हुई हैं, उनके लिए हम इंडेक्सेशन अलाउ कर देंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ये चीजें हमें अलाउ की गई हैं। मतलब कहना क्या चाहता हूं कि अगर आप आज की डेट में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने 2 करोड़ रुपए का कोई भी एसेट जनरेट किया है और उसे 20 साल के बाद आप बेच देते हैं फॉर एग्जांपल 30 करोड़ रुपए में, तो आपके लिए गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 30 करोड़ माइनस 2 करोड़, 28 करोड़ रुपए का गेन आ जाएगा, जिस पे हमारी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी सी बात? बट आज अभी तक हम बचे हुए हैं, जिनकी भी प्रॉपर्टीज 23 जुलाई 2024 से पहले की है, उनके लिए ऐसे स्टेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन नहीं की जाती है। उनके लिए हम इंडेक्सेशन फैक्टर्स का यूज करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपने 2002-2003 में कोई भी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की परचेज की थी और आज आप उसे 2 करोड़ रुपए में बेच देते हैं, तो 2 करोड़ माइनस 10 लाख नहीं माना जाएगा आपका गेन। हम उस पुराने वाले 10 लाख रुपए को कन्वर्ट करके आज की डेट में लेकर आएंगे और इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं इंडेक्सेशन करना। वहां पर भी अगर मैं आपको बता दूं, पहले बेस ईयर हुआ करता था कैपिटल गेन पॉइंट ऑफ व्यू में, कि बेस ईयर होता था 1981-82, और अब हमारी गवर्नमेंट ने वहां पर जो बेस ईयर किया है वो कौन सा किया है? 2001-2002। वहां पर भी बेस ईयर को चेंज किया गया है, यहां पर भी बेस ईयर को चेंज किया गया है। यहां पर 2004-5 से कौन सा किया गया है? 2011-12। तो हमारी गवर्नमेंट बेसिकली करती क्या है? बेस ईयर का क्राइटेरिया क्या होता है? जहां से वो चाहते हैं कि एक बेस बना करके हम आगे की फर्दर कैलकुलेशन करें। वरना तो आज के टाइम में इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज हमारे पास इतनी हैं, 100-100 साल पुरानी हैं, उनकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? वो तो पहले के टाइम में बार्टर सिस्टम में परचेज की गई होंगी या किसी और मीडियम में एक्सचेंज से परचेज की गई होंगी। तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? तो हमें एक बेस ईयर पता होना चाहिए। तो यहां पर आपका आंसर क्या निकल कर आया है जी? 2011-2012। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following is not a tool of fiscal policy? बच्चों पढ़िए, सबसे पहले क्या लिखा है? टैक्सेशन, सेकंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, थर्ड इंटरेस्ट रेट, और लास्ट क्या है जी? पब्लिक डेट। बच्चों आप सोचिए, प्राइमा फेसी फर्स्ट इंस्टेंस पर हमारी गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलता है? द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्सेशन। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, आज आप कुछ भी कमाएंगे, एक फिक्स हिस्सा है जो आपको सरकार को देना है।
Nobody is willing to pay the tax. We all are forced to pay the tax under force of an act or law. किसी भी कानून के अंतर्गत अगर हमें कुछ जबरदस्ती देना है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं जी? टैक्स के नाम से जानते हैं। तो ये गवर्नमेंट के पास एक टूल है पैसा कलेक्ट करने का। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जब पब्लिक खर्चा करती है तो ये पैसा भी सरकार के पास आता है, चाहे डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली बोले। आप मार्केट में अगर स्पेंडिंग बढ़ाते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं, शॉपिंग ज्यादा करते हैं तो सोचिए इनडायरेक्टली आप इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जीएसटी हमारी गवर्नमेंट चार्ज करती है। आप शॉपिंग करते हैं, आप कुछ भी खाने पीने के लिए मार्केट में जाते हैं तो आपके ऊपर जो इनडायरेक्ट वे में टैक्स लगाया जाता है वो कौन सा है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे आप जीएसटी बोलते हैं। तो इससे भी हमारी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बट अगर हम बात करें यहां पर इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट एक सेकेंडरी इंसिडेंस पर मिला हुआ पैसा है, फर्स्ट इंस्टेंस पर नहीं मिल रहा है। इसके लिए पहले कुछ किया होगा हमारी गवर्नमेंट ने। तो ये हमारा टूल नहीं है। टूल में हमारे पास ये तीन आएंगे, टैक्सेशन आएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर आएगा और पब्लिक डेट आएगा। सरकार हमारी पब्लिक से उधार भी लेती है। कैसे लेती है पब्लिक से उधार? जब आप बैंक में एफडी करवाते हैं तो अल्टीमेटली वो उधार का पैसा है सरकार के पास। आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनएसी, अगर हम बात करें टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी एनएचएआई के बॉन्ड्स हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और अगर हम बात करें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सरकार के लिए उधार है जो लोगों ने उन्हें दिया है। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा फर्स्ट इंस्टेंस पर हमारे लिए अगर हम बात करें टूल नहीं है, वो क्या है जी? हमारा इंटरेस्ट रेट। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How many times the Reserve Bank of India reviews the monetary policy in a financial year? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या हो सकता है? आपको पता होना चाहिए 6 times in a year। क्या बोला मैंने? 6 times in a year इन्हें रिव्यू करना है। तो 6 times का मतलब क्या होता है? पढ़िए जरा क्वेश्चन में, आंसर क्या होगा इसका? 6 times का मतलब होता है बाय मंथली, 2 महीने में एक बार। तभी तो आप साल में 6 बार कर पाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात? तो क्वार्टरली नहीं है, हाफ ईयरली नहीं है, ईयरली नहीं है और नन ऑफ द अबव नहीं है। तो इसका आंसर क्या है जी हमारे पास? बाय मंथली। जब आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज चीजों को समझेंगे, तो ये आंसर्स आपके लिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप क्लिक कर पाएंगे। बट अगर आपने क्वेश्चंस सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए समझे हैं, कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है, तो दिक्कत रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिक्स्ड क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन फ्रेम होकर नहीं आता है। आपकी नॉलेज में जो कॉन्सेप्ट्स फ्रेम हो जाते हैं उसकी फ्रेमिंग एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बात समझ में आ रही है? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए प्लीज, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बारी प्लीज। क्या है ये क्वेश्चन? Which one of the following was not included in the intended objectives of the Union Budget 2017-2018? बताइए प्लीज, क्या है इसका आंसर? 2017-18 में बजट में ये एक स्पेसिफिक ईयर क्वेश्चन है। उस बजट में हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इंक्लूड किया था, या वो पूछ रहा है क्या इंक्लूड नहीं किया था। उसने क्या पूछा है जी? वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनियन बजट 2017-2018। तो पढ़िए प्लीज, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? आपके पास ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 ट्रांसफॉर्म इंडिया, क्लीन इंडिया, एजुकेट इंडिया, एनर्जाइज इंडिया या नन ऑफ द अबव। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ने जो मोटिव रखा था वहां पर इसमें एजुकेट इंडिया को उस समय इस मोटिव में नहीं रखा गया था। तो इसका आंसर क्या है जी? आंसर सी। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए प्लीज। Which of the following is not included in the priorities of the Indian budget 2022-2023?
ये भी बच्चों बजट स्पेसिफिक है। तो जब भी बजट आता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी इकोनॉमिक सर्वे होता है वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उससे रिलेटेड करंट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपने किसी भी सेंस में मिस नहीं करने हैं। तो बजट की भी डिटेल्ड क्लास आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी, जो कि लेटेस्ट 24-25 का रहने वाला है, और आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे की क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पुरानी बात कर रहा है, इसमें आप पढ़िए प्लीज, क्वेश्चन को पढ़िए और इसकी ऑप्शंस को पढ़िए एक बारी जरा। एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे आप सभी बच्चे प्लीज। क्या है इसकी ऑप्शंस? इसकी ऑप्शंस हैं पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, डिसइन्वेस्टमेंट, नन ऑफ द अबव। बच्चों एक बात बताइए, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज इन सब में ऐसी है जो कि हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम सोचें, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो ठीक नहीं है? मुझे बताइए प्लीज, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट करती है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट अपना रोल खत्म कर रही है और प्राइवेटाइजेशन को इंप्रूव, जो क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन को इन्वोक कर रही है, कंट्री में प्रमोट कर रही है? तो इसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या चीज प्रायोरिटी पे नहीं रखी है बच्चों? डिसइन्वेस्टमेंट। आपको बता देता हूं, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हमारी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, सोलर एनर्जी को, इन सब चीजों को इतना प्रमोट कर रही है कि इनके नए नए आईपीओज आ रहे हैं, एनएफओज आ रहे हैं, न्यू फंड ऑफर्स आ रही हैं, कि पब्लिक को यह बताया जा रहा है कि आप अपना पैसा इस सेक्टर में लगाएं या ऐसे सेक्टर में लगाएं जिसका फ्यूचर अच्छा है। आज आप किसी ऐसे सेक्टर में लगाते हैं जो पहले से ही अपने पीक पर है, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो एक नॉमिनल से इंटरेस्ट रेट से ग्रो करेगा। बट अगर आपको अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है या उसे और अच्छे से बढ़ाना है, तो आपको सेक्टर्स ढूंढने होंगे कि कौन से सेक्टर में पैसा लगाया जाए। तो उसके लिए आपके पास लेटेस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। गवर्नमेंट का एक भी सिंगल एक्शन हमारी शेयर मार्केट को रातों रात बदल देता है, यह आपको पता होना चाहिए। नॉट इवन इंडियन गवर्नमेंट, अगर फॉरेन में भी कहीं पर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसका आपको इंपैक्ट नेक्स्ट डे स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा सेंसेक्स बढ़ेगा या गिरेगा, वो एक मार्केट में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेंगी। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आपने अपना फ्यूचर सेव करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी होंगी। बैंक में एफडी में रखा पैसा, बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखा पैसा आपका ग्रो नहीं करेगा उस लेवल पे जिस टाइम से हमारी जो नीड्स और डिमांड्स ग्रो कर रही हैं। तो अगर मैं आप लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी रखूं, तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एसआईपी करिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स चूज करिए। आपको नॉलेज नहीं है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, और अगर आपके पास पैसा है तो पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में भी आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी लेटर ऑन स्टेजेस पे। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो चुका है जी? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी इज द टेक्निक ऑफ, बताइए प्लीज। ऑप्शंस पढ़िए एक बारी प्लीज। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पहले तो मुझे ये बताइए डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग से हम क्या समझते हैं? डेफिसिट का मतलब क्या है? एक्सेस है या फिर रिडक्शन है, कम है। डेफिसिट का मतलब होता है कोई चीज हमारे पास सक्षम नहीं है, कम है वो चीज। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए हम कौन सा यूज करेंगे यहां पर? बताइए प्लीज। ये टेक्निक जो है ये किस चीज की टेक्निक है यहां पर? मुझे बताइए। डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी इज द टेक्निक ऑफ, बोलिए प्लीज, फिस्कल पॉलिसी। बजट आप लोगों को पता है बजट क्या होता है, बजट में हम क्या करते हैं, बजट कब आता है, कौन लेकर आता है। एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट। ये बात आप सबको पता है।
बजट को हम फाइनेंस बिल के नाम से भी जानते हैं और जब ये पास हो जाता है तो उसे हम फाइनेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए आपने जो पहले के क्वेश्चंस पढ़े हैं वहां पर वो आपसे पूछता था कौन से यूनियन बजट में ये काम हुआ है। तो बजट जो होता है ईयर स्टार्ट होने से पहले ही आ जाता है। अब जिस ईयर में हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं उस ईयर में जो पहले बजट आता है उसे हम इंटरिम बजट बोलते हैं। और जब इलेक्शन हमारे हो जाते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो जाती है, उस केस में जो हमारे पास बजट आता है वो हमारा मेन बजट होता है जो कि पास होकर के बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो चुका है जी? फिस्कल पॉलिसी। कितने मिनट हो गए? द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज, बताइए प्लीज, कौन सी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है? ऑप्शंस क्या हैं आपके सामने? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द प्लानिंग कमीशन, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द फाइनेंस कमीशन। बोलिए प्लीज, इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों के सामने? बोलिए। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बच्चों समझिए जरा, आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक का मेन रोल क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे बैंकिंग चैनल को, बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। इवन आर एनबीएफसीज आर कंट्रोल्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर अगर हम बात करें कि सरकार के खर्चों पर कौन निगरानी रखता है, कौन कंट्रोल करता है, तो आप बताएंगे प्लीज कौन सी है जी? फाइनेंस मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बच्चों किसी भी चीज में स्टेजेस होती हैं, फंक्शंस होते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, गवर्नमेंट को हमारी पूरी कंट्री को मैनेज करना है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो लास्ट फंक्शन की बात हो रही है यहां पे, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। कंट्रोलिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है? जिसके पास फाइनल आंसरेबिलिटी होगी, जो फाइनल आंसरेबल है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द नेशन, तो वो हमारे लिए कौन सी रहेगी यहां पे? द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आज की क्लास में बच्चों हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे प्लीज।